हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत इतिहास का कौन सा चैप्टर है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आज इस चैप्टर से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ामों में इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि गुप्त वंश का समय काल शासन कब से कब तक था, या गुप्त वंश के शासक कौन थे, ये सब जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप चाहे रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की या यूपीएससी या बीपीएससी या आरपीएससी या यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, सभी एग्जामों के लिए क्लास चलाई जा रही है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए हो जाओ तैयार। लाए हम आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए, आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने अवध में शासन किया। गुप्त वंश जो वंश था, किस शासन तक शासन किया? किस सन से लेकर किस सन तक? तो गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था दोस्तों गुप्त वंश? तो गुप्त वंश लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया तक शासन किया। ये लिख लीजिएगा दोस्तों, ये लगभग में है ये पॉइंट, ठीक। ये लगभग में बात है। तो गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया है। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा पूर्व में महाराजा श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? याद लिख लीजिएगा, स्थापना की थी श्री गुप्त ने। किसने? श्री गुप्त ने। किसने की थी दोस्तों? श्री गुप्त ने स्थापना गुप्त वंश की थी। किसने किया था? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 275 ईस्वी में, लगभग 275 ईसा पूर्व में श्री गुप्त द्वारा स्थापना की गई थी। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? ये क्वेश्चन बन सकता है कि किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो लिख लीजिए, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? ये पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। जिसने 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। ये 19 से लिख लीजिएगा, ठीक। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। तो गुप्त वंश ने लगभग किस सन से किस सन तक शासन किया था? तो 275, लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, ठीक दोस्तों। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा। क्या सही रहेगा? 319 से लेकर 550 ईस्वी तक, ठीक। लगभग में इस प्रोक से दिया गया है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों संपादन किया था? 4 अश्वमेधों संपादन किया था किस शासकों ने? तो याद रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम ने। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने ये 4 अश्वमेधों संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, बात की जाए, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। इन्होंने सेतुबंध नामक
सेतुबंध नामक ग्रंथ रचना भी की थी। इनकी रचना लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है। इनकी रचना कौन सी है? सेतुबंध। कौन सी है दोस्तों? सेतुबंध है, सेतुबंध इनकी ये रचना का नाम है, याद लिख लीजिएगा। पूछा जाता है सेतुबंध नामक रचना इन्हीं की है। किसकी है? प्रवरसेन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क कितने भी स्टार रख लो इसके लिए कम पड़ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहास का इसकी संज्ञा किसने दी? इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर इतिहास विंसेंट स्मिथ ने लिख लीजिएगा। इतिहासकार थे, क्या थे? इतिहासकार थे ये। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, किसने? स्मिथ ने ये उपाधि संज्ञा दी थी। कौन सी संज्ञा दी थी? भारत का नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त के उनकी वीरता एवं उनकी वो विजय को देखते हुए मुग्ध होकर इन्होंने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस एक गुप्त क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या सही रहेगा दोस्तों? बी सही रहेगा। इनके अन्य नाम भी हैं, लिख लीजिएगा। देवराज, देवराज, देवराज हुआ, और एक देवश्री, ये दो अन्य नामों से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, कहीं कहीं ये भी नाम लिखा रहता है देवराज, तो लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त जी थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? किस एक से संबंध है? किस एक से संबंध है? तो याद रखिएगा, ये अशोक से भी संबंध है। इलाहाबाद स्तंभ किस स्तंभ से? तो अशोक स्तंभ से संबंधित है। किस एक से संबंध है? समुद्रगुप्त से भी संबंध है। तो आपका ऑप्शन सी एंड डी सही रहेगा दोनों दोस्तों। ठीक, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो अशोक एवं समुद्रगुप्त के लिए। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था दोस्तों? याद रखिएगा, महेंद्र। कौन, क्या नाम था? महेंद्र। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है दोस्तों? जहांगीर का। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। प्रथम वीर उपाधि थी किसकी थी? समुद्रगुप्त की। किसकी थी दोस्तों? समुद्रगुप्त की। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, किसकी यादगार में है? तो याद रखिएगा चंद्र, किसके? चंद्र के। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी दोस्तों? याद लिख लीजिएगा, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा वो वंश था? तो गुप्त वंश। कौन सा राजवंश? गुप्त राजवंश था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हूणों ने भारत में आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल, सॉरी दोस्तों, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था भारत पर? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी दोस्तों? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को हूणों को मतलब हराया था? तो किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? हूणों को किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। क्या? भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले। कौन से जिला है दोस्तों? गाजीपुर जिले में सैदपुर सैदपुर तहसील लिख लीजिएगा, तहसील पूरा है, ठीक। तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिलती है। कहाँ, कौन से स्थान से? भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिलता है, याद रखिएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? तो अरब आक्रमण। कौन सा? अरब आक्रमण नहीं था, ये कारण नहीं था। बाकी गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, हूणों का आक्रमण, प्रशासन का समानती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों को बौद्ध धर्म स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, ये भी सही है दोस्तों। पथिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी सही है। और समुद्रगुप्त ऐरण अभिलेख, ये भी सही है। यह प्रभावती गुप्ता उदयगिर गुहा अभिलेख, ये सही नहीं। ये किसका है? तो याद रखिए, उदयगिर गुहा अभिलेख ये चंद्रगुप्त का है, लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है दोस्तों। द्वितीय का क्या, कौन सा अभिलेख है? उदयगिर गुहा अभिलेख। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो 10 अभिलेख। कौन सा अभिलेख? 10 अभिलेख। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों?
कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख से। किससे? दसपुर शिलालेख से मिलती है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईसा के तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो किस पर निर्भर हो गए थे दोस्तों? ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। किस पर निर्भर हो गए थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पूछ रखा है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गए? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था दोस्तों? ये पूछ रखा है। तो ताम्रलिप्त से। किससे? ताम्रलिप्त से। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक दोस्तों, इसे बंदरगाह भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा किया जाता था? अभी हमने बताया था, ताम्रलिप्त भी, कल्याण भी, भड़ोच भी, काम्बे भी, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन भी उपयुक्त सबसे प्रमुख माना जाए तो ताम्रलिप्त बंदरगाह, ये बहुत उपयोगी। ठीक, मगर ऑप्शन में ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था कौन सा बंदरगाह? तो सभी जितने बंदरगाह सभी उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे इस काल में, इस गुप्त काल में। याद रखिए, अभी ऑप्शन में ना होता तो ताम्रलिप्त भी सही रहता, कल्याण भी सही रहेगा, भड़ौचा भी सही रहेगा, भड़ौच भी सही रहेगा, काम्बे भी सही रहेगा। ये चारों सही हैं, याद रखिएगा। अब प्रमुख माना जाए तो ताम्रलिप्त, याद रखिएगा। ठीक, जैसे इस काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, इसलिए ये उपयुक्त सभी सही हैं। याद रखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रखा, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, सभी उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूँ मैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी आरओएल, यूपी कांस्टेबल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी वनडे एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही है दोस्तों। आपसे निवेदन विनती, आप क्लास नहीं देखी होगी पिछली तो जाकर जरूर देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हमें और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।